नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। अदावत और बगावत से शुरू हुई सूबे की सियासी जंग वाया हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हुए राजभवन क्या पहुंची। सुलह की कोई राह दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। राज और राजभवन में टकराव को टालने की हर संभव कोशिश हो रही है, लेकिन कैबिनेट की ओर से भेजे गए तीसरे प्रस्ताव का भी वही हश्र हुआ जो कि पहले 2 प्रस्तावों का हुआ था। राज्यपाल अभी भी 21 दिन के नोटिस के बाद ही सत्र आहूत करने पर अडिग हैं। साथ ही कोरोना को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। राजभवन से कहा गया है कि 21 दिन का क्लियर नोटिस देकर ही सत्र बुलाया जा सकता है। यदि इमरजेंसी में सत्र बुलाना है तो जायज कारण बताना होगा। सदन के सदस्य बाड़ेबंदी में हैं, ऐसे में कैसे दे सत्र की अनुमति। तीसरा प्रस्ताव भी उल्टे पांव लौट आया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। शाम होते होते स्पीकर सीपी जोशी ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि इसे भी शिष्टाचार मुलाकात ही कहा जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। सीएमआर में एक बार फिर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 14 अगस्त से सत्र आहूत करने को लेकर प्रस्ताव भेजने पर मुहर लग गई। वहीं प्रदेश कांग्रेस में आज गोविंद सिंह डोटासरा की ताजपोशी हुई। शाम को सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर डोटासरा को शुभकामनाएं दी। इधर हाथी से हाथ में शुमार हुए 6 विधायकों को अयोग्य करार देने के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई और कल भी जारी रहेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सूबे में सियासी उठापटक लगातार जारी है। नजरें हाईकोर्ट, सीएमओ और राजभवन पर जमी हुई है कि आखिर कब आएगा इस सियासी जंग का नतीजा, किसे मिलेगी शह और किसके हक में होगी मात। पूरा विश्वास है कि राज्यपाल महोदय अब जो प्रस्ताव जा रहा है उस प्रस्ताव के अनुसार जल्दी ही विधानसभा सत्र की डेट घोषित करेंगे। सूबे में कब और कैसे निकलेगी सियासी सुलह की राह, कब खत्म होगा विधानसभा सत्र का इंतजार। स्पीकर सीपी जोशी और राज्यपाल की मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और सियासी जंग में किसकी होगी शह और किसकी होगी मात। बिग फाइट में बहस आज इसी है मुद्दे पर और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन सर हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। हरीश चौधरी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगे इस डिबेट की, क्योंकि कैबिनेट की बैठक हुई और फैसला हुआ 14 अगस्त को सत्र बुलाने को लेकर। सवाल यही कि लगातार आप लोग कोशिश करते रहे कि जल्द से जल्द सत्र बुलाया जाए। 31 जुलाई के लिए अड़े थे, तीसरा प्रस्ताव खारिज हुआ। कैबिनेट की मीटिंग में हुआ क्या कि अब 14 तारीख के लिए सत्र बुलाने को लेकर सब राजी हुए। राज्यपाल महोदय ने आज वापस चिट्ठी के माध्यम से कैबिनेट को भेजा जी। कुछ बिंदु भेजे थे, उनके जवाब के अंदर कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि 14 तारीख को जो 21 दिन जो पहला प्रस्ताव भेजा था उससे 21 दिन 14 तारीख को होते हैं और 14 तारीख का सदन आहूत किया जाए। ये प्रस्ताव भिजवाया गया है। जी हरीश जी, लेकिन आप लोग कह रहे थे नियम भी 174 के तहत कि कैबिनेट अगर कॉल करे और ये बात रखे तो कॉल सत्र बुलाया जा सकता है राज्यपाल की तरफ से, और इसी बात को लेकर आप लोग अड़े थे, राजभवन भी पहुंचे थे और यही बात शुरुआती तौर से राज्यपाल कह रहे थे कि 21 दिन का नोटिस होना चाहिए, 21 दिन का वक्त होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि 21 दिन से इतना राज्यपाल नहीं मानेंगे और इसलिए ये फैसला लिया गया अंततः कि 14 अगस्त जब 21 दिन हो रहे हैं तब सत्र बुला लिया जाए और अब प्रस्ताव वापस नहीं होगा, ये भी उम्मीद? नियम स्पष्ट कहते हैं कि कैबिनेट के पास ही अधिकार है सत्र बुलाने का। नियम के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्य बेंच ने भी ये फैसला लिया कि कैबिनेट को ही अधिकार है सत्र बुलाने का। उसका अप्रूवल महामहिम राज्यपाल से होता है। लगातार 3 दफे उनसे निवेदन करने के बाद में 4थे दफे भी उन्होंने ये बात कही। तो कैबिनेट के पास कांग्रेस पार्टी हुई या राजस्थान की सरकार हुई, ये हर समय समग्र विचार रखने वाली है, आप सहयोगात्मक विचार रखने वाली पार्टी रही है। तो इसमें आप आखिर के अंदर क्या रास्ता निकले। हम लोगों के लिए जो आज प्रदेश के अंदर कोरोना के स्थितियां बनी हुई है जी। उसके लिए जो प्रदेश के हित के लिए, राजस्थान के हित के लिए आज चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया
कि कहीं ना कहीं अगर रास्ता निकलता है तो 14 तारीख का प्रस्ताव राज्यपाल महोदय को भिजवाया जाए। जी चलिए ठीक है। एक ही जैन सर, अधिकार ये पूरा कैबिनेट को ही है। जी जी चलिए। नियमों में, कानून में, हाँ। संविधान में और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अधिकार कैबिनेट को ही है। इस बिल्कुल। अधिकार के बारे में कोई भी प्रश्नवाचन चिन्ह नहीं लगा रहा है। ठीक है, अधिकारों की बात होती है जैन सर, क्योंकि जब से पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, अब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम नियम कानून की बात करें, राजभवन में बात करें, विधायक, राज्यपाल या स्पीकर के हम अधिकारों की बात कर लें, नियम कानून के हिसाब से तो ये दोनों बातें होती कि 21 दिन का भी नोटिस देना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो कैबिनेट चाहे तो कॉल कर सकते हैं और राज्यपाल उसकी परमिशन दे सकते हैं। इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि 3 बार प्रस्ताव वापस हुआ और अंततः सभी को कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि 21 दिन की बात कही जा रही है तो ठीक है, अब 14 अगस्त के लिए सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। देखिए, अगर एक लाइन में कहूं जी तो जितने भी खिलाड़ी हैं, ऑल प्लेयर्स इन द गेम, जी वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन का नियमों का मजाक उड़ा रहे हैं सर। एक आम आदमी भी जानता है, हम भी जानते हैं, जो अभिभाषक भी इस बात को महसूस करते हैं कि विधानसभा विधायी कार्य करने के लिए होती है, परंतु ये जो सत्र आहूत करने की प्रार्थना की जा रही है वो किसी आवश्यक विधायी कार्य करने के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि अपने 19 साथियों को ऑफलोड करने के लिए, मतलब अपने से अलग निकालने के लिए की जा रही है। ये सब जानते हैं, कहा नहीं जा रहा है, कागजों में नहीं लिखा जा रहा है। सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल एक सेरेमोनियल पद है, राज्यपाल को कोई विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त नहीं है, सिवाय जब वो 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन को रिकमेंड करें या जब ये लगे कि विधानसभा में बहुमत खो चुका है मंत्रिमंडल तो उसको बर्खास्त करें या उसको बहुमत साबित करने के लिए सदन आहूत करें। उसके लिए उन्हें मंत्रिमंडल की सलाह की जरूरत नहीं है। संविधान में भी लिखा हुआ है कि जहां संविधान में विशिष्ट रूप से डिस्क्रिशन दे रखा है, इसके अलावा और कोई डिस्क्रिशन राज्यपाल को नहीं है। इसलिए 3 बार लौटाएं, 4 बार लौटाएं, पहली बार लौटाना ही गलत था, 4 बार लौटाना भी गलत है। और मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल धीरे धीरे कहीं अरुणाचल के राज्यपाल राजखोवा के पद पर तो नहीं जा रहे थे, जिनको के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा था। इसी तरीके से वहां उल्टा हुआ था, वहां विधानसभा को 1 महीने पहले आहूत कर लिया था स्पीकर के, और विधानसभा को एक कम्युनिटी हॉल में आयोजित करवा दिया था और मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया था। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो राज्यपाल है राजखोवा, वो उन्होंने ऐसे बिहेव किया था कि ऑल प्रिवेलिंग सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, मतलब संविधान से भी ऊपर हैं वो। तो मुझे लगता है कि राज्यपाल कलराज मिश्र कम से कम उस ओर नहीं जाएंगे। और फिर राजखोवा को से जब इस्तीफा मांगा गया केंद्र सरकार ने, तो उन्होंने इस्तीफा देने से भी मना कर दिया, तब राज्यपाल ने उनको बर्खास्त किया। तो ऐसी परिस्थितियां राजस्थान में नहीं आनी चाहिए। पर यह सही है कि राज्यपाल भी बार बार जो लौटा रहे हैं वो कानून सम्मत नहीं है, और जो विधानसभा का सत्र आहूत किया जा रहा है वो नियत सम्मत नहीं है, विधायी कार्य के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि अपने नहीं अपने विधायकों को निकालने इसलिए आपने कहा के लिए किया जा रहा है। कि सभी खिलाड़ी इसमें हैं और ये अलग अलग ही है जो गेम ये चल रहा है। मिथिलेश जैमिनी जी, इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा जी, जी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 आर्टिकल की लड़ाई चल रही है। ये लीगल सादा समझते हैं, 174 और 163। 174 में क्लियर लिखा हुआ है कि एज ही थिंक फिट, राज्यपाल अगर ये मानता है कि फिट है, और 163 में ये लिखा हुआ है कि जो मिनिस्टर है, काउंसिल है, वो अगर कोई प्रपोजल देती है तो उसको मानेंगे। तो ये दोनों की आर्टिकल की लड़ाई में जनता का नुकसान हो रहा है। ये देखिए साहब, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। आर्टिकल में कोई लड़ाई नहीं है। संविधान, एक मिनट प्लीज 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 आप बोलिए ना। संविधान के बार बार सुप्रीम कोर्ट निर्वचन करती है और बार बार निर्वचन किया है कि राज्यपाल, हर जगह लिखा हुआ राज्यपाल बुलाएंगे, राज्यपाल ये करेंगे, पर राज्यपाल को अपना डिस्क्रिप्शन दिया हुआ नहीं है। राज्यपाल का जो विवेकाधीन सिर्फ 2 मामलों में, बाकी राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह से काम करेगा। इसलिए कोई लड़ाई नहीं है। ये 163 और 174 के बारे में एक नहीं, सैकड़ों जजमेंट और कॉन्स्टिट्यूट डिबेट, सबसे बड़ी चीज होती है संविधान सभा की बहस, उसमें ये सब कहा हुआ है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आप देश काल के हिसाब से आप कर लें। कानून के विपरीत आप कुछ भी कहना चाहें तो ये 2 आर्टिकल की लड़ाई की वजह से
आर्टिकल आप ऐसी बात कर रहे हैं कि संविधान आपस में लड़ रहा है। अगर ये दोनों धाराओं के बीच में, दो धारा, ये दो धाराओं के बीच में सारी जनता पिस रही है। अंबेडकर पे प्रश्न मार्क कर रहे हैं, आप अंबेडकर पे प्रश्न मार्क कर रहे हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं इन दो धाराओं का गलत कह रहे हैं। लेकिन दोनों की पावर है, दोनों बातें कही गई। सीएम साहब और गवर्नर साहब दोनों मिलके इन दोनों धाराओं का कंक्लूजन निकाल चुका है। उसके निकालने के बाद में जनता के हित में कोई फैसला, क्योंकि डेवलपमेंट रुक गया, जनता परेशान है, कोरोना परेशान है, बाड़ाबंदी से विधायक परेशान है, तो जो भी है कोई कंक्लूजन निकाल के उसको तय करना चाहिए। जनता क्यों पिसे? ठीक है मदन दिलावर जी, देखिए एक तरफ तो ये चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट भी आप पहुंचे हैं, बड़ी मशक्कत भी आपने की इसे लेकर, जो अब 2 याचिका लगाई गई आपकी तरफ से, बीएसपी भी आती है, आज भी सुनवाई हुई है, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है? और बीजेपी अब इसे लेकर आ रही है, बीएसपी भी इसे लेकर शामिल हो गई, दूसरी तरफ ये सत्र बुलाने को लेकर तो अलग चल ही रहा है। बीजेपी क्या इसमें शामिल नहीं? बीजेपी नहीं चाहती कि सत्र बुलाया जाए, फ्लोर में चीजें ठीक हो, या आपको लगता है कि पहले बीएसपी से जो विधायक शामिल हुए हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसलिए आप कोर्ट पहुंच गए? देखो, कोर्ट तो मैं 6 मार्च को ही पहुंच गया था जी, यानी विधानसभा तो मैं 6 मार्च को ही पहुंच गया था, और ये न्याय लेने के लिए पहुंचा था कि जो विलय हुआ है बसपा के विधायकों का कांग्रेस में, वो गलत हुआ है। अब मैं हाई कोर्ट पहुंचा हूं क्योंकि माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने मेरी सुनवाई किए बिना ही और फैसला दिया है, उसकी कॉपी भी मेरे को बहुत देरी से दी है। इसलिए, परंतु इनके झगड़ों में हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो इतना लेना देना था कि क्योंकि विधानसभा सदस्य के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि विधानसभा में कोई गड़बड़ हो तो उस पर ध्यान रखूं, क्योंकि जो गलत फैसला हुआ था उसके बारे में मुझे विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराना था, न्याय मांगना था, इसलिए मैं गया था। अब मैं माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन कर रहा हूं कि जो माननीय अध्यक्ष महोदय का जो निर्णय है वो गलत है और उस निर्णय को निरस्त किया जाए। लेकिन वो स्पीकर के भी तो पावर से, और जिस तरह से की गई है उनका भी कहना है कि पूरी प्रक्रिया जिस तरह से है संवैधानिक तौर पर वैसे किया गया है, ये सवाल उठाना ही अब नहीं बनता। और दूसरा इस टाइम ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है कि मैं हाई कोर्ट में जा सकता हूं, अपनी बात कह सकता हूं, और इसलिए जो मेरे को पीड़ा हुई है और इसलिए मैं पहुंचा हूं। ठीक है। और परंतु जो लोग जोड़ रहे हैं ना कि कांग्रेस से या जो ये विवाद चल रहा है गलत गोटर पायलट गुटका, उसके बीच में हम क्यों आ रहे हैं? हमारा इनकी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ये लड़े भिड़े कुछ भी करें। देखिए उसकी एक वजह ये भी है दिलावर साहब, एक वजह ये है कि वो जो 19 विधायक उनकी तरफ से तो कोई बयान नहीं आते, लेकिन जब सवाल उन पर उठते हैं तो बीजेपी की तरफ से बचाव में बयान आ जाते हैं। अगर सुरजेवाला कहते हैं कि 3 वहां से हम 48 घंटे के अंदर आएंगे, तो यहां से बयान ये आ जाता है कि वहां से 13 आएंगे। तो आप लोग कैसे कॉन्फिडेंट है? अगर प्रदेश अध्यक्ष आपके ये बोलेंगे या दूसरे दिग्गज नेता ये बोलेंगे, तो क्यों उनकी तरफ से जवाब दिया जाए? इसलिए सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के लिए। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले एक बार उधर गया था, ऊषा कॉलोनी कहते हैं मालवीय नगर में, तो मुझे किसी का मकान ढूंढना था, मकान मिल नहीं रहा था, तो वहाँ पुलिस इकट्ठी, तो मैंने पूछ लिया कि भाई मकान कहाँ है, तो मुझे पता चला कि जो सामने देखा तो दानिश अबरार जी का मकान था। ठीक है, ये बात आपने जिक्र किया था कि हाँ, इतनी पुलिस वगैरह थी, ये देख करके मैं दंग रह गया कि किस प्रकार से और एमएलए को पुलिस के द्वारा कंट्रोल किया हुआ है, को दाएं नहीं देख ले बाएं नहीं देख ले। ठीक है, और इसी पर जवाब हम ले लेते हैं। हरीश चौधरी जी हमारे साथ है। हरीश जी, लगातार आप भी मौजूद हैं क्योंकि सभी विधायक वहां होटल में मौजूद हैं। क्या इतनी कड़ी सुरक्षा है? हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है? क्या आप लोग बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते? बीजेपी क्योंकि आज नहीं, मदन दिलावर जी आज नहीं, इससे पहले भी ये सवाल उठा चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने देखा है ऐसी तस्वीर। तो बाड़ेबंदी में कैद है विधायक, ये बीजेपी कह रही है, मदन जी ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है कि हमारा कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है, पूरी देश और दुनिया अच्छी तरह से जानती है भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना। आज जो इनकी खुद की जो आपस में टेप आई है, अच्छी तरह से जानते हैं, सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, केंद्र मंत्री खुद खरीद फरोख्त के अंदर प्रत्यक्ष तौर के ऊपर जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो वकील है वो वकील उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ व्यवस्था करने वाले आईटीसी के अंदर, गुड़गांव के अंदर, वो होटल वाले, भगवान के नाम पर सच बोलो, भगवान के नाम पर सच बोलो, भगवान के नाम पर भगवान माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार की असत्य बातें यहाँ कर रहे हो ना आकर के,
भगवान के नाम पर ही हम लोग सब ये चीजें बोलते हैं और आपको अच्छी तरह से पता है पार्टी के कि लोग भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, पूरे देश अच्छी तरह से पार्टी के लोग जो कुछ भी धन बोल बल का सकते हैं, इस्तेमाल किया जा रहा है, आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हर चीज के लिए उन्होंने गलत इस्तेमाल कर दिया। पर ये भूल गई है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भूल गई है। ये राजस्थान है, राजस्थान के ये शूरवीर, राजस्थान के ये शूरवीर एमएलए कभी भी बिकने वाले नहीं है। बहुमत के अंदर कुछ लोग इन लोगों की बातों के अंदर आ गए होंगे, इसीलिए अशोक गहलोत जी ने तो कहा था बहुमत इन बकरा लोगों की मंडी बातों के में अंदर जैसे नहीं बकरे आई खरीदते हैं और ना, आने वाले ऐसे समय के हमारे एमएलए को अंदर खरीदने घूम ये रहे बात जनता पार्टी, पूरे देश और यानी दुनिया इनके के एमएलए सामने को जब उन्होंने कभी बकरा भी कहा, आवश्यकता इतना पड़ेगी, अपमानित किया गया, इतना संख्या बल अपमान हम तो लोगों कभी की किसी क्या का हुआ उसके लिए नहीं है। आवश्यकता लेकिन- पड़ेगी लेकिन- बकरों को तो बकरे- फ्लोर ऑफ द एमएलए हाउस को के बकरा अंदर हम मानते लोग हैं। ठीक है, इसका ठीक है करारा जवाब हरीश जी, देंगे। लेकिन ये हरीश जी भी ये कह रहे हैं, ये जो लोकतंत्र विधायक है विश्वास उनकी करने तरफ से वाले भी यही कहा जा रहा है कि लोकतंत्र कोई में तो सन 1975 में आपने क्या था आरसी जी इमरजेंसी बार लगा बार करके। यही बातें कही हम जा रही है, जानते हैं खरीदने को लोकतंत्र लेकर हत्यारों। खरीद फरोख्त की बात बीजेपी पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं और जिससे हरीश जी कह रहे हैं कि कोई विधायक यहाँ पर बिकने वाला नहीं, सब एकजुट हैं और इसलिए सब एक साथ वहां पर हैं। फिर क्यों घुस लेकिन रहे हैं? लेकिन 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 सवाल बीजेपी आप पर उठा रही है, आप बीजेपी पर उठा रहे हैं और अगर कोई ये कहता है कि कोई लेना देना इस मामले से नहीं है तो ये भी गलत है। आरसी श्वेता, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति बीच में व्यवधान डालता है इसका मतलब दाल में कुछ काला है। मैंने माननीय विधायक जी को, दिलावर साहब को सुना, मैं उम्मीद करता हूं ये भी सुनेंगे। इन्होंने बहुत जो बिना आधार के जो आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है, लोगों की जो छवि है उसको धूमिल कीजिए। राजनीति में सबसे बड़ा इन्होंने कोई काम करने का काम किया तो इन्होंने किसी राजनीतिक दल की या किसी राजनीतिक नेता की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। इन्हें ये पता होना चाहिए कि पहले आप तो ये तय कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बार बार कहते हैं विधायकों पे दबाव है, आप सरकार को अगर पूर्ण बहुमत में मानते हैं या नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो आपके नेता प्रतिपक्ष, आपके पार्टी के अध्यक्ष और आपके नेता जो महत्वाकांक्षा पालते हैं मुख्यमंत्री की, जो 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार करते हैं, आज तक ये नहीं कह पाए कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत की सरकार है। इसलिए दबाव और नेताओं की छवि को धूमिल करना भारतीय जनता पार्टी बंद कीजिए और आप अपने चरित्र पे झांकिए कि आप कितने ये जो व्यक्ति बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, ये व्यक्ति वो है, ये वो व्यक्ति है जो मनुस्मृति में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, समाज में अलग पैदा हुआ लेकिन बाबा साहब के संविधान में विश्वास नहीं। ये बाबा साहब की कौन की बात करेंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान में आस्था करने वाले लोग नहीं है। ये बाबा साहब यही आरोप है सर। एक मिनट आरसी जी की बात सुनिए। ठीक है चलिए, ठीक है सवाल उठाया, ठीक है नहीं उनको भी शांत किया, उनको भी शांत किया, ठीक है इसलिए डिबेट में व्यवधान नहीं डाले। ठीक है नहीं डाल रहे, वो भी शांत हो गए ना। आरसी जी आपने भी अपनी बात रखी, लेकिन मिथिलेश जी एक बात तो तय है, सत्र बुलाने की मांग सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी भी 21 दिन की बात कह रही थी, गवर्नर भी यही बात कह रहे हैं। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भले ये मामला पहुंचा हो और वापस विड्रॉ भी किया गया, लेकिन ये तो तय है कि ये जो पूरा मामला है ये सुलझेगा विधानसभा के अंदर ही, सत्र के दौरान ही। ये बिल्कुल तयशुदा है कि जब भी कुछ होगा फ्लोर पे ही होगा। ये विधायिका का नियम है। लेकिन ईमानदारी से, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनके लिए गुरु चरण दास जी की मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि इस जग से न्यारे रहे, लगे रहे हरिध्यान, देह तो मिथ्या मानिए और परमेश्वर में बसे प्राण। वैसे ही इनका सत्ता में प्राण बसता है, चाहे ये कांग्रेस के हो चाहे ये बीजेपी के हो। ये केवल सत्ता की लड़ाई चल रही है। सचिन पायलट जी हो, अशोक गहलोत जी हो, बीजेपी वाले हो, ये बहुत बड़ी साजिश है। जैसे अभी कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने अपने नाम के पीछे फिर आईएनसी लगा लिया है। आज डोटासरा जी को उन्होंने बधाई दी है, आज सीपी जोशी साहब को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। तो ये क्या है माजरा? वो ये चाह रहे हैं कि हेमाराम चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उन्होंने एक नया नाम निकाल के लाया। पत्रकारिता कीजिए, देखिए पत्रकारिता और जर्नलिस्टों की बात कीजिए। आईएनसी नहीं हटा था और आपका चरित्र में नहीं खोलना चाहूंगा और आप ये श्लोक और श्लोकिया बोल के बंद कीजिए और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कीजिए। सत्ता लोलुपता की सुनिए आरसी जी अभी आपको ये पसंद नहीं था। आरसी जी कोई आपकी बात बोलने पर बोले, आरसी जी अभी आपको ये पसंद नहीं था। आरसी जी आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने एक बयान दिया। आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने एक बयान दिया। आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने एक बयान दिया कि सचिन पायलट जिस समय नेकर पहनते थे, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, तो सत्ता के मद में सब पागल हो रहे हैं। जैसे
कोरोना काल में आदमी का मानसिक दबाव बढ़ गया है, वैसे ही सारे नेताओं का, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी का हो, इनका मेंटल टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो गया। जिसकी सरकार होगी, जिसकी सरकार होगी वो कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा। चिकित्सक की जरूरत है, कांग्रेस के लोगों को तो भ्रष्टाचारियों, मनोरोगी चिकित्सक की जरूरत है, भ्रष्टाचारियों, सारे कांग्रेस के लोगों को मनोरोग हॉस्पिटल में भर्ती कराइए। वक्त खत्म हो रहा है सर, वक्त खत्म हो रहा है, एक मिनट, वक्त खत्म हो रहा है। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, वक्त खत्म हो रहा है सर, बात सुनिए, बात सुनिए आरसी चौधरी जी। आपके मंत्री जी से भी एक सवाल ले लें आरसी जी, अगर आप परमिशन दे दो आपके मंत्री जी से भी एक सवाल ले लें, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। हरीश चौधरी जी, वक्त खत्म हो रहा है सर, लेकिन एक बात जरूर जानना चाहेंगे। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं, भले ही राज्यपाल परमिशन यहाँ पर सत्र बुलाने को नहीं दे रहे, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे कोई खतरा नहीं है, सरकार स्थिर है, 5 साल तक चलेगी। अब क्योंकि अब तक इंतजार ये था कि बाड़े से बाहर कब आएंगे विधायक, तो क्या 14 तारीख के सत्र के लिए जो प्रस्ताव आप लोग ने भेजा है, तब तक सभी विधायक ऐसे ही होटल फेयरमाउंट पे बाड़ेबंदी में रहेंगे? अरे उन बहनों को क्या होगा, राखी बांधने आएगी जो बेचारियां, वो भाई बेटे बेटे विधायक एकजुट है, हम लोग एकजुटता, और ये हम लोगों ने तय किया, किसी प्रकार की कोई बाड़ेबंदी नहीं है। बेटे बेटे रो रहा है कि कब छोड़ेंगे हमको, कब छोड़ेंगे। कोई भी खरीद फरोख्त की कोशिश, इनको बहनों को भी दया नहीं आ रही, उनको खुला छोड़ दो, केंद्र सरकार के दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ हम एकजुट होकर, कांग्रेस का परिवार एकजुट होकर मुकाबला करेंगे। पूरी की पूरी हम अपनी ताउम्र हम लोग इसको मुकाबला करने के लिए एकजुटता से रहेंगे। ठीक है हरीश चौधरी जी, किसी प्रकार की बाड़ेबंदी नहीं है। हाँ। हर विधायक का मोबाइल फोन खुला है, ठीक है, कोई भी यानी ठीक है हरीश जी, क्योंकि अब 14 तारीख को सत्र बुलाया जाएगा, 3 तारीख को रक्षाबंधन भी है, परिवार के साथ हर कोई रहना चाहता है, तो क्या आप लोग जाएंगे? आप लोग जाएंगे परिवार के बीच में, या फिर परिवार के सदस्य आपसे मिलने आएंगे, बहनें आएंगी राखी बांधने के लिए, क्योंकि त्योहारों में एकजुट होते, या फिर पार्टी के आगे अभी ये सब पीछे है? कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के लिए लोकतंत्र पहले है, संविधान पहले है, उसके बाद में अपना परिवार है, उसके बाद में हर चीज है। जब संविधान और लोकतंत्र की बात आएगी तो हम लोग उस संघर्ष के लिए हर समय प्राथमिकता से पहले रहेंगे। कई त्योहार हम लोग, हमारे पूर्वजों ने कई साल जेलों के अंदर रहे, उन्होंने नहीं तो कोई होली बनाई, नहीं कोई दिवाली बनाई, नहीं कोई ईद बनाई। आज हम लोगों को अगर एक त्योहार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, और ये मजबूती से इसका मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, और एकजुट है, एक साथ है। ये मुख्यमंत्री भी की हत्या करने के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं, ये भूल गए हैं। लेकिन हरीश जी, अगर कोई जाना चाहेगा तो विधायक जा भी सकता है, जैसा कि आपने कहा कि कोई बंधक यहाँ पर नहीं बना है, लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। हरीश जी, बस एक लाइन में जवाब से, कोई जाना चाहेगा तो जा सकता है? नहीं जाना चाह रहा है। प्रशांत बेरवा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पिताजी की पुण्यतिथि, हाँ जा रहे हैं। प्रशांत बेरवा जी की विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिताजी की पुण्यतिथि थी, प्रशांत बेरवा जी गई, कई एमएलए जा रहे हैं, हम लोग लगातार। ठीक है सर, वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया हरीश जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब जो सत्र बुलाने को लेकर एक पेज फंसा हुआ था, 3 प्रस्ताव तो वापस आ गया, लेकिन चौथा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, और 14 अगस्त सत्र बुलाए जाने के लिए प्रस्ताव है, जिसे कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है। यानी 21 दिन की जो बात राज्यपाल कह रहे थे वो 21 दिन के तहत ही अब 14 अगस्त को सत्र बुलाया जाएगा, ये उम्मीद यहां पर जरूर की जा सकती है। हालांकि कहना भी इनका यही कि पार्टी पहले है, जो फैसले लिया जा रहा है वो सभी विधायकों ने मिलकर लिया है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, भले ही विपक्ष कितने ही सवाल क्यों ना उठाता रहे। चलिए इंतजार करते हैं कि आखिर इस प्रस्ताव को मंजूरी राज्यपाल कब देते हैं, और क्या वाकई में 14 अगस्त से सत्र को मंजूरी मिल पाएगी, क्या सत्र शुरू हो पाएगा, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।